हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वो करेंगे। उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी इस चैनल पे डाले जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपने जरूर देख ले, लिंक आपको उनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम पार्ट 3 करेंगे जिसमें हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिसमें यहाँ पर हम पढ़ेंगे पीएच एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि पीएच एक्चुअली में होता क्या है। तो देखें, आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के एसिड्स होते हैं, अलग अलग तरह के बेस होते हैं। कौन एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना ज्यादा वीक है, या कोई बेस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये हम टेस्ट करके नहीं बताते, या हम नॉर्मल तरीके से चेक करके नहीं बता सकते। हम ये बताते हैं किसकी मदद से? पीएच की मदद से। यहाँ पर जो पीएच है, पीएच में पी का मतलब क्या होता है? पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर, और एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच को हम क्या कह सकते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना। The pH of a solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen ions in it। इसका मतलब क्या है कि कोई अगर सॉल्यूशन है जिसके अंदर ज्यादा हाइड्रोजन आयंस है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? कम। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है इसका। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड बेस इज मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ ए नंबर कॉल्ड द पीएच स्केल। एक हमारे पास स्केल होता है जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं, और इसमें वैल्यूज होती हैं 0 से 14 तक। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, अलग अलग तरह के देखो स्केल होते हैं। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जो मेन जो है, उसमें जो नंबर्स होते हैं वो 0 से 14 तक होते हैं। लेकिन कईयों में क्या होता है, ये नंबर 1 से 12 भी होते हैं, कईयों में 0 से 12 तक भी होते हैं, लेकिन हमने इनको कंसिडर नहीं करना। हमने देखना है 0 से 14, और यही आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है। देखो, पीएच एक प्योर नंबर होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। तो देखो, ये हमारा एक पूरा स्केल होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? पीएच स्केल। इस पीएच स्केल में अगर हम देखें ध्यान से, यहाँ पर आपको नंबर दिया हुआ है 0 1 2 3 4 करते हुए आपको 14 तक यहाँ पर आपको नंबर दिए हुए हैं। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझेंगे। देखो, आपके पास पता है क्या हुआ, एक अलग से एक स्ट्रिप होती है इस तरह की, और इसी स्ट्रिप को हम क्या बोलते हैं? पीएच पेपर कहते हैं। ठीक है ना। ये जनरली कुछ हल्के पीले या व्हाइट कलर की आप कह सकते हैं होती है, ये इसको पीएच पेपर कहते हैं। अब आपने क्या करना है, जिसका पता लगाना है कि वो एसिड है या बेस है, तो आप क्या करेंगे, उसकी 2-3 बूंदें आपने इसके ऊपर डालनी है। जैसे मान लीजिए नींबू के लिए आपने चेक करना है, तो नींबू की आप क्या करेंगे, 2-3 बूंदें इसके ऊपर डाल देंगे। पता है, जैसे ही आप डालेंगे ना, इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? कलर चेंज हो जाएगा। कुछ भी इसका कलर हो सकता है। जब नींबू हम डालते हैं तो कलर इसका कुछ ऑरेंज या रेड जैसा हो जाता है, और ऑरेंज और रेड कलर कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर। तो फिर इस पीएच स्केल से हम मैच करते हैं कि हाँ भाई ये कलर कौन सा है, तो जनरली हमें पता चलेगा कि उसकी पीएच कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि उसका कलर क्या है? इसके साथ मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हम पीएच निकालते हैं। अगर आप क्या कर लोगे, मान लो साबुन लोगे, क्या लोगे? साबुन। और साबुन अगर इसके ऊपर आप डालोगे तो पता है इसका जो कलर होगा कुछ डार्क ब्लू कलर हो जाएगा, इस तरह का। और अगर डार्क ब्लू कलर अगर हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पीएच उसकी कितनी होगी? 13-14 के आसपास होगी, यानी कि वो क्या होगा? बेस। और प्योर वाटर अगर हम लेंगे, उसकी एक बूंद आपने इसके ऊपर डाल दी, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? कुछ ग्रीनिश। और अगर ग्रीनिश कलर अगर हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पीएच उसकी कितनी है? 7 है। देखो, आप याद रखेंगे, जिनकी भी पीएच 7 से कम होगी, ये 7 हमारा एक मान के चल रहा है, एक लेवल है बिल्कुल यहाँ पर ये। ठीक है ना। 7 से कम वाले जितने भी होते हैं वो होते हैं एसिड, 7 से ज्यादा वाले जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? बेस। ठीक है। और 7 वाला जो होगा वो क्या होगा? हमारा न्यूट्रल। और उसका एग्जांपल क्या होता है? प्योर वाटर, जिसकी पीएच कितनी होती है? हमारी 7 होती है। ठीक है ना। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने बताया 7 से कम वाले जितने भी पीएच होती है वो सारे के सारे क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। वहीं जितनी पीएच कम होती जाएगी, एसिडिक करेक्टर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। दोबारा सुने, पीएच जितनी कम होती जाएगी, एसिडिक करेक्टर उतना बढ़ता जाएगा। मतलब अगर मान लो एक की पीएच है 1 और एक की पीएच है कितनी? 5, तो 1 वाला क्या होगा? हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और 5 वाला क्या होगा? वीक एसिड होगा। वहीं अगर एक की पीएच है 3, एक की पीएच है 6, तो 6 वाला क्या होगा? वीक एसिड, और 3 वाला क्या होगा? हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन बेस में ये चीज उल्टी हो जाती है। ठीक है ना। ये तो पता है 7 से ऊपर वाले सारे के सारे क्या होंगे? बेस होंगे। लेकिन जितनी ज्यादा पीएच होगी उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जितनी कम होगी पीएच उतना वो वीक बेस होगा। मान लो एक की पीएच है 13 और एक की पीएच है 9, तो स्ट्रॉन्ग जो बेस होगा वो 13th वाला होगा। ठीक है ना। और वीक बेस कौन सा होगा? हमारा 9 वाला। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसी बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझा रखा है कि कॉमन जो पीएच स्केल होता है उसमें वैल्यू 0 से 14 तक होती है। पीएच 7 पर सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। जैसे जैसे पीएच डिक्रीज होती रहती है, 7 से 0 तक जाती है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। अभी पीछे हमने पढ़ा था ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है, पीएच जितनी कम होती जाएगी उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन
बढ़ते चले जाएंगे, और जितना ये बढ़ते चले जाएंगे एसिड का एसिडिक करेक्टर भी बढ़ता जाएगा, यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। वहीं पीएच अगर बढ़ती चली जाएगी 7 से 14 तक, तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो बढ़ते जाएंगे और उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि जो बेस की स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि वो हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो कुछ कॉमन आपको सब्सटेंस दे रखे हैं, उनकी पीएच यहाँ पर आपको दी हुई है। देखो याद ज्यादा उस तरीके से रखने की जरूरत नहीं है, पर हाँ बस आप इसमें थोड़ा सा आइडिया जरूर लगा लेना, लेकिन ठीक है ना। जैसे देखो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपको दिख रहा है यहाँ पर पीएच इसकी कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 0 है, मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये, है ना। लेकिन अगर हम पानी मिला देते हैं इसके अंदर, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, पीएच बढ़ जाएगी, मतलब एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा कम हो गया। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में होता है उसकी पीएच इतनी होती है, ठीक है ना। लेमन जूस जो नींबू पानी जो होता है उसकी पीएच कितनी होती है, 2.5। अब देखो आपको पता है ये वाली बात, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ और जवाब भी उसका मैं देता हूँ, लेकिन आप सोचेंगे पहले। आपको मैंने ये वाली बात बताई है कि जितने भी खट्टे फल या सब्जियां होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, एसिड होते हैं, है ना। अब आप यहाँ पर देख रहे हो लेमन जूस है, लेमन जूस की पीएच कितनी आ रही है, 2.5 आ रही है ना। टोमेटो जूस की पीएच भी कितनी आ रही है, 4 के आसपास आ रही है। और आपको पता है अगर पीएच किसी की 2 होती है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड अगर होगा तो हमें क्या करेगा, वो नुकसान करेगा अगर हमारे अंदर चला जाए। लेकिन हम तो नींबू पानी पी लेते हैं भाई, नींबू को निचोड़कर हम तो पानी पी लेते हैं, हम संतरा भी खा लेते हैं। बल्कि वो क्या है, पीएच उसकी कम है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और अल्टीमेटली हमें नुकसान करना चाहिए, लेकिन क्या हमें नुकसान करता है, नहीं। रीजन उसका ये है, सब्जियों और फलों में जो ये एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे होते हैं नेचुरल। जब हमने पार्ट 1 इसका करा था या शायद 2 पार्ट हमने करा था, उसमें आपको ये वाली बात मैंने बताई थी, ये सारे नेचुरल एसिड्स होते हैं। और नेचुरल एसिड्स जो होते हैं वो वीक होते हैं। नेचुरल एसिड्स कैसे होते हैं, वीक। भले ही पीएच उसकी इतनी आ रही हो, लेकिन अगर हम बात करें कि ह्यूमन पर इसका क्या असर होगा, तो वो वीक होते हैं और हमारे लिए सेफ होते हैं, ठीक है ना। वहीं देखो कॉफी की पीएच इतनी दे रखी है, बेकिंग सोडा बेस होता है उसकी पीएच 8.5 है, ठीक है ना। तो सारी पीएच दे रखी है। मिल्क की आप देख सकते हो 6.5। ब्लड की याद रखना ये जरूरी होती है, 7.4 हो गई, ठीक है। टूथपेस्ट की 8 होती है तो वो बेसिक होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की आप देख सकते हैं कितनी होती है, 14। तो ये कुछ जो चीजें हैं आप लोगों को याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे चलते हैं वो। अब देखो यहाँ हम बड़ा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच में एक्चुअली में ऐसा क्या है, हम इसको पढ़ के हो रहे हैं और हमारे डेली लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो देखो एक छोटी सी बात मैं बता दूं, अच्छा मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है, तो वो भी आप चैनल पे देख लें जरूर, कि इसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। मेरे ख्याल शायद 40-50 सेकंड की वो वीडियो है, तो देख लेंगे। तो होता क्या है, देखो जैसे ये हमारा स्टमक है, अमाशय है, पेट है, ये आपको पता है ये वाली बात कि इसकी जो इंटरनल वॉल होती है उसमें से क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होता रहता है। क्या प्रोड्यूस होता है, एसिड, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि वो जो एसिड है हमें जलाता नहीं है। क्यों नहीं जलाता, क्योंकि यहाँ पर एक म्यूकस की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है, म्यूकस की, ठीक है। म्यूकस पहले से इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, तो वो अगर एसिड आएगा भी, मान लो जैसे ये रेड वाला मैं ये एसिड है, तो ये म्यूकस को टच करेगा, स्किन को टच नहीं करेगा, अल्टीमेटली हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब हम क्या कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या ज्यादा अगर हम क्या करते हैं, स्पाइसी खाना खा लेते हैं, है ना। मान लो हमने क्या कर ली, जैसे ओवर ईटिंग कर दी है बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, पेट में ज्यादा मात्रा में एसिड बनने लग जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, इनडाइजेशन होगा, जिससे हमें पेन होगी और इरिटेशन होगा, इवन हमें जलन भी होने लग जाएगी, है ना। भाई जब ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा तो बेचारा जो म्यूकस है वो भी कुछ काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो जब जलन होगी उसी को हम बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलेंगे उसको हम, एसिडिटी, ठीक है ना। तो इन ऑर्डर टू क्योर इनडाइजेशन विच प्रोड्यूस पेन एंड गेट रिलीफ फ्रॉम पेन, वी कैन टेक बेस कॉल्ड द एंटासिड। प्रोसेस को तो हम बोल देंगे क्या, एसिडिटी। अब अगर हमें इस एसिडिटी से छुटकारा पाना है तो एसिड को कौन कैंसिल करेगा, बेस कैंसिल करेगा, है ना। तो हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या लेना चाहिए, बेस हमें लेना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैंने बोला है कि भाई अगर एसिडिटी हो गई तो आपको बेस लेना चाहिए। अब बेस का मतलब ये नहीं है कि आप साबुन खाने लग जाओ, ऐसा नहीं है कि आप साबुन खाने लग जाओ, है ना, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि साबुन में भी क्या होता है, बेस होता है। तो ऐसा नहीं करना, उसके लिए अलग सब्सटेंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंट एसिड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंट एसिड। तो एंट एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे बेस होते हैं जो एसिडिटी को क्या करते हैं, दूर करते हैं। एक तरह से वीक बेस होते हैं, ठीक है ना। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, और एक बड़ा कॉमन एग्जांपल होता है कौन सा, इनो, है ना। आपने देखा होगा एसिडिटी में ज्यादातर या एड वगैरह भी आते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं, इनो का यूज करते हैं, तो एसिडिटी क्या होती है, जल्दी से दूर हो जाती है, ठीक है। आपको अगर कोई एक आधा एग्जांपल पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिख दें। चलिए अब हम आगे चलते हैं। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके।
पीएच चेंज होने की वजह से हमारे जो दांत हैं वो भी पता है क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। कैसे खराब होते हैं, चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको। तो देखो, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा दांत है, ये क्या है, हमारा एक दांत है, ठीक है। पता है इसकी जो आउटर लेयर होती है, देखो ये जो मैं बना रहा हूँ, ये पता है हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। ये जो आउटर लेयर है, ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है, जिसको हम बोलते हैं इनेमल। समझ रहे हो। और एनेमल के नीचे ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोल देते हैं डेंटाइन। ये भी मजबूत होता है, लेकिन इनेमल से क्या होता है, थोड़ा कम। और उसके नीचे होती है हमारी पल्प, या इसको हम बोल देते हैं पल्प कैविटी। अब देखो होता क्या है, ध्यान से आप समझेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, कोई शुगरी सब्सटेंस खाते हैं। शुगर का मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि चीनी, ठीक है। शुगर का मतलब कुछ भी, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो गया। आपने कुछ भी खाना खाया और दांतों में क्या है, मान लो वो खाना अगर चिपका रहा, अब दांतों में अगर खाना चिपका रहा, तो हमारे मुंह में पता है क्या होता है, करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। अब हमारे दांतों में जो खाना चिपका हुआ है, ये क्या करता है, उस खाने को खाना शुरू करते हैं। और जब ये खाना शुरू करते हैं, तो ये क्या करते हैं, कुछ एसिड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, कुछ एसिड। अब ये एसिड धीरे 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 धीरे, अब हम लगातार मान लो यही करते रहे, तो वो एसिड धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। इकट्ठे होते 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 यहाँ पर क्या कर देता है, एक वो ऐसा ब्लैक सा एक स्पॉट सा बना देता है। और थोड़े टाइम बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, टूथ डिके, या कैविटी कहते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको, कैविटी, है ना। यहाँ पर कैविटी हो गई। एक वो ऐड आता है ना उसका, ओरल बी का, पता नहीं कोलगेट का ऐड आता है, उसमें बच्चा भी बड़ा जोर से कहता है कि कैविटी। तो ये कैविटी वो वही चीज होती है, ठीक है। तो देखो, सोच के देखो, मतलब एसिड वो वीक है, लेकिन उसकी वजह से जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है हमारी इनेमल, वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे गलने लग जाती है। तो देखते हैं, एक बार इसमें पढ़ते हैं। व्हेन वी ईट फूड containing sugar, then the bacteria present in our mouth break down the sugar to form acids, यानी lactic acid बना देता है। और acid is formed in the mouth after a sugary food had been eaten. This acid lower the pH in the mouth, make it acidic. अच्छा याद रखना, एक ये वाला पॉइंट जरूर याद रखेंगे। ऐसा करने से देखो, आपको पता है हमारे माउथ में तो सलाइवा होता है, लार होती है, और लार होती है बेसिक, जिसकी पीएच लगभग 7 से 8 के बीच में होती है। लेकिन जब ये एसिड बनने लग जाता है ना, तो पीएच कम होती जाती है। और अगर ये पीएच 5.5 से कम हो गई, याद रखेंगे ये डेटा, अगर हमारे मुंह की पीएच 5.5 से कम हो गई और लगातार ऐसे रहती है, तब हमें क्या होता है, टूथ डिके हो जाएगा, ठीक है। अब टूथ डिके से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमको टूथपेस्ट लेना चाहिए, और ऐसे टूथपेस्ट जो क्या हो, बेसिक हो। वैसे ज्यादातर सभी पेस्ट क्या होते हैं, बेसिक ही होते हैं, इसलिए इनको यूज किया भी जाता है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि भाई रात के समय भी ब्रश करना चाहिए, क्योंकि हम रात को खाना खाते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये बेस क्या करता है, जो टूथपेस्ट जो होगा हमारा, एक्सिस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, और टूथ डिके को काफी हद तक क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो वीडियो को आप लाइक कर दें जरूर। चैनल पर अगर आप नए आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और एक अच्छा सा कमेंट आप मेरे लिए करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर तीसरा जो है हमारा, पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। तो देखो सुनेंगे, यहाँ पर अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आएगा, जिसको हम बोलते हैं एसिड रेन। तो देखो होता क्या है, बड़े ध्यान से इसको आप समझेंगे। देखो भाई, जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, आप देखते हो उनमें गैसेस निकलती हैं जलने पर, है ना। जब उनका पेट्रोल डीजल जलता है, तो उसमें क्या होते हैं, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। ये हार्मफुल गैसेस वो जिस तरीके की होती हैं, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, सल्फर के ऑक्साइड्स हो गए, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब देखो ये जो गैसेज हैं, ये सारी कहाँ जाएंगी, ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएंगी। एटमॉस्फेयर में आप जानते हो पहले से क्या होता है, बादलों में पानी होता है ना। एक मैं एक सिंपल एक रिएक्शन आपको करके बता रहा हूँ। तो ये जो NO2 गैस मान लो अगर ऊपर गई, तो ऊपर जाकर ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देती है, HNO3, नाइट्रिक एसिड, मतलब नाइट्रिक अम्ल इसने बना दिया। वहीं मान लो अगर SO2 गैस या SO3 गैस अगर ऊपर गई, तो यहाँ पर क्या, ये एक्चुअल में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, मैं जस्ट एक सिंपल वे में आपको करके बता रहा हूँ कि एक इस तरीके से बन सकता है, ठीक है ना। क्या बनता है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दोनों एसिड क्या होते हैं, बारिश के रूप में नीचे गिरने लग जाते हैं, तब इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन, ठीक है ना। देखो हमारी जो बॉडी है, नैरो पीएच रेंज में काम कर सकती है, 7 से 7.8 के बीच में। एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अगर पीएच चेंज नहीं हो रही, तब वो उसमें सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन जब मान लो बारिश के पानी की पीएच 5.6 हो जाती है, तो उसको हम बोल देते हैं एसिड रेन, मतलब बारिश के साथ साथ एसिड भी हमारे ऊपर बरस रहा है, ठीक है। टू मच एसिड रेन कैन लोअर द पीएच ऑफ लेक वाटर और रिवर वाटर टू सच एन एक्सटेंट दैट द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स बिकम डिफिकल्ट। ज्यादा अगर एसिड रेन अगर हो जाएगी, तो उससे एक्वाटिक भाई सारा जो पानी है कहाँ जाएगा, नदियों में जाएगा,
समुद्र में जाएगा। तो उससे जो एक्वेटिक लाइफ है वो इस पीएच मतलब इस एसिडिक वाटर को क्या है नहीं झेल पाते और अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, जो कई सारे प्लांट्स होते हैं और इवन जो फिशेस वगैरह होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, उससे मर जाएंगे। अच्छा, एसिड रेन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा गया, एसिड रेन का अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा गया। क्या था इम्पैक्ट और किससे रिलेटेड था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। ये मुझे कमेंट करके बताएं कि एसिड रेन का जीता जागता उदाहरण क्या है। हिंट मैं आपको दे देता हूं, वो आगरा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, वो आगरा से। ठीक है, तो जो भी बच्चा जानता है प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो अब हम यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है किसके बारे में, सॉल्ट। ठीक है, अब देखो एसिड हमने अच्छे से पढ़ लिया, बेस हमने अच्छे से पढ़ लिया, अब सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट देखो एक कंपाउंड होता है जो एसिड और बेस को जब मिलाते हैं उससे बनता है, या एसिड के जब मेटल से रिएक्शन करते हैं तब बनता है, या बेस की जब मेटल से रिएक्शन करते हैं तब बनता है। पिछली वाली वीडियो में हमने ये तीनों रिएक्शंस करवाई हुई है और उसमें हमने देखा हुआ है कि एसिड से बेस से सॉल्ट कैसे बनता है। जैसे मान लो ये है, ये एक बेस है, आप इसके एसिड HCl से रिएक्शन करवाते हो तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl और साथ में क्या बनेगा, H2O। तो ये जो NaCl है ये क्या है, हमारा सॉल्ट होता है। अब यहाँ पर ये याद रखने वाले कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि पता है पेपर में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे फंस जाते हैं इन क्वेश्चंस में। क्या याद रखना है कि पोटेशियम सल्फेट अगर सॉल्ट है उसका फॉर्मूला याद रख लो, क्या होता है, K2SO4, और ये किससे मिलकर बना होगा, तो ये जरूर याद रखना है आपको। तो देखो इसमें एक एसिड होगा H2SO4 और बेस होगा कौन सा, KOH। इन्हीं दोनों देखो ना, इधर OH है और इधर H है, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, H2O, और ये K इसके साथ मिल जाएगा और क्या बना देगा आपका, K2SO4। ऐसे सोडियम सल्फेट में आप देखेंगे NaOH हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा हमारा, H2SO4। तो ये कुछ दो चार एग्जांपल, ज्यादा भी नहीं, दो चार एग्जांपल आप याद रख लेंगे। जैसे NaCl है तो HCl और NaOH को मिलाकर, जैसे देखो ये दे रखा है ना, दोनों को मिलाकर ही हमारा क्या बन गया है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये सॉल्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखेंगे जब ये सॉल्ट बन गए तो देखो भाई इन सॉल्ट की भी क्या होगी, कुछ ना कुछ पीएच होती है, सॉल्ट की भी क्या होती है, कुछ ना कुछ पीएच। तो सॉल्ट की पीएच हम कैसे देखेंगे, ध्यान से आप समझेंगे। तो देखो भाई सीधी सी बात है, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल गए, अगर क्या हो रहा है, हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और इन दोनों को मिलाकर अगर हम क्या कर रहे हैं, एसिड सॉरी सॉल्ट अगर बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को लेकर अगर क्या किया जा रहा है, सॉल्ट बनाया जा रहा है, तो वो क्या होगा, वो हमारा सॉल्ट जो बनेगा न्यूट्रल बनेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस को कैंसिल कर देगा, तो सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल और उसकी पीएच क्या होगी, 7। तो एग्जांपल कोई भी आप दे सकते हो, जैसे पोटेशियम सल्फेट, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। वहीं अगर आप ले लोगे स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस क्या ले लोगे आप, वीक, तो आपको पता है इम्पैक्ट किसका होगा ज्यादा, स्ट्रॉन्ग वाले का, है ना। तो स्ट्रॉन्ग तो एसिडिक है, तो सॉल्ट भी कैसा होगा हमारा, एसिडिक बनेगा, यानी पीएच क्या होगी, 7 से कम, जैसे अमोनियम क्लोराइड। वहीं अगर आप बात करोगे वीक एसिड आपने ले लिया और एक ले लिया क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इफेक्ट ज्यादा किसका होगा, बेस का, तो सॉल्ट भी कैसा बनेगा हमारा, बेसिक बनेगा, यानी पीएच क्या होगी उसकी 7 से ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको यहाँ तक का बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक जरूर करें और कमेंट एक अच्छा सा जरूर करें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना करते हैं, धन्यवाद।